एक गुंडा जेल से गायब होता है और पूरा देश बंद हो जाता है। फिर क्या दिखता है? सड़कों पर फौज, घरों में कैद लोग, लाइव टीवी पर किडनैप करते अपराधी। आप भी देखिए। ये सब हो रहा है भारत से लगभग 16,000 किलोमीटर दूर बसे देश इक्वाडोर में, जिसके बारे में एक पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, हम नर्क में जी रहे हैं। लेकिन इक्वाडोर नर्क कैसे बना? एक गुंडे के पीछे पूरा देश बंद क्यों हुआ? और क्या इक्वाडोर के पास कोई रास्ता बचा है? आज के शो में आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लंदन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात होगी इक्वाडोर की। सबसे पहले ये नक्शा आप देखिए। इक्वाडोर साउथ अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। इसकी पश्चिमी सीमा प्रशांत महासागर से मिलती है। प्रशांत महासागर में इक्वाडोर के कुछ द्वीप हैं। जमीनी सीमा सिर्फ 2 देशों से मिलती है, पेरू और कोलंबिया। इस समय इक्वाडोर अराजकता के दलदल में फंसा हुआ है। क्रिमिनल गैंग्स और सेना के बीच खुलेआम लड़ाई चल रही है। देश भर में इमरजेंसी लगी हुई है। लोगों के जमा होने और रात में बाहर निकलने पर पाबंदी है। हो तो ये भी रहा है कि अपराधी लाइव टीवी पर तांडव कर रहे हैं, जंग की धमकी दे रहे हैं। फिर राष्ट्रपति ने कहा, हम आतंकवादियों से समझौता नहीं करेंगे। अब दोनों तरफ से संगीनें तन चुकी हैं, कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में सिविल वॉर की आशंका चरम पर है। लेकिन इस सब की नौबत कैसे आई? शुरुआत हुई 7 जनवरी 2024 को, रविवार के दिन। इक्वाडोर की पश्चिमी सीमा पर एक शहर है ग्वायाकिल, प्रशांत महासागर से लगा हुआ। वहां की जेल से एक कैदी अचानक गायब हो जाता है। अगर वो कोई आम कैदी होता तो छोटी सी खबर बनती, कुछ गार्ड सस्पेंड होते, कुछ को तलाशी में लगाया जाता। लेकिन जब कैदी का नाम पता चला, पूरे मुल्क में हड़कंप मच गया। राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ की नींद उड़ गई। उन्हें तुरंत इमरजेंसी लगानी पड़ी, सेना से मदद मांगनी पड़ी। दरअसल उस कैदी का नाम था होजे अदोल्फो मासियास विलामार और फिटो। वो इक्वाडोर के सबसे खतरनाक गैंग लॉस कोनेरोस का सरगना है। ड्रग्स की तस्करी से लेकर जेलों तक में इस गैंग का वर्चस्व है। इसके ताल्लुकात मेक्सिको के सिनालोआ कार्टेल से हैं। सिनालोआ कार्टेल मौजूदा समय में ड्रग्स के अवैध कारोबार का किंग है। अमेरिकी अधिकारी मानते हैं कि दबदबे के मामले में पाब्लो एस्कोबार के मेडलिन कार्टेल से भी आगे निकल चुका है। मेडलिन कार्टेल कोलंबिया का ड्रग गैंग था। 1980 के दशक में वे ड्रग तस्करी में टॉप पर थे। फिर एस्कोबार मुठभेड़ में मारा गया, तब से मेडलिन कार्टेल का नाम दब गया। जहां तक सिनालोआ कार्टेल की बात है, इसका सरगना अल्मायो है। उसकी गिनती की तस्वीरें उपलब्ध हैं। उसके ऊपर अमेरिका ने 125 करोड़ रुपए, जबकि मेक्सिको की सरकार ने 150 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। लॉस कोनेरोस पर उसका वरदहस्त माना जाता है और लॉस कोनेरोस चलता है फिटो के इशारे पर। फिटो एक बार पहले भी जेल से गायब हो चुका है। 2013 में अपने साथियों के साथ जेल तोड़कर भाग गया था। 4 महीने बाद वो पकड़ा गया था, तब से वो जेल में ही है। 2020 में लॉस कोनेरोस का सरगना लुई जम्ब्रानो मारा गया। तब गैंग की कमान आई फिटो के पास। वो जेल से ही पूरा धंधा चला रहा था। वहीं से लोगों को धमकियां देता था, फिरौती वसूलता था और मर्डर भी करवा देता था। पिछले बरस एक हाई प्रोफाइल हत्या के बाद उसका खौफ और ज्यादा बढ़ गया था। इक्वाडोर में 20 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति चुनाव के पहले राउंड की वोटिंग हुई। इस चुनाव के लिए फर्नांडो विलाविसेंसियो ने भी अपना नाम दर्ज कराया था। फर्नांडो पत्रकारिता से राजनीति में आए थे। सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों से लोहा लेते थे। उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, परेशानी झेलनी पड़ी। 2021 में वो निर्दलीय चुनाव लड़े और जीतकर संसद पहुंचे। संसद पहुंचने के बाद उन्होंने ड्रग गैंग्स और भ्रष्टाचारियों को निशाने पर लिया। इसके बाद उन्हें निशाने पर लिया जाने लगा। कई बार जानलेवा हमले की कोशिश हुई। सितंबर 2022 में उनके घर पर गोलियां भी चली थी, लेकिन वो किसी तरह बचते रहे। फिर मई 2023 आया। तत्कालीन राष्ट्रपति गियर्मो लासो ने संसद भंग कर दी, बीच में ही चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। तब फर्नांडो ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का फैसला लिया। उनका कैंपेन क्रिमिनल गैंग्स को खत्म करने पर फोकस था। इसके लिए उन्हें धमकियां भी मिल रही थी, मगर उन्होंने झुकने से मना कर दिया। एक रैली में बोले, मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है, तुम जैसे अपराधियों से मैं नहीं डरता, हिम्मत है तो मुझसे सामने आकर बात करो। 9 अगस्त को एक ऐसी ही रैली को संबोधित करके लौट रहे थे। जैसे ही कार के पास पहुंचे, गोलियां चलने लगी। मिनटों के अंदर फर्नांडो का शरीर बेजान हो चुका था। बाद में मालूम चला कि उनको धमकी देने वाला फिटो ही था। आरोप है कि उसी ने फर्नांडो की हत्या करवाई। फिटो हत्या, ड्रग ट्रैफिकिंग और संगठित अपराध के आरोप में 34
बरस की सजा काट रहा था। वो जेल से भागा या जेल के अंदर ही कहीं छिपा हुआ है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। 3000 पुलिस वाले उसकी तलाश में जुटे हुए हैं। जेल के 2 अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया गया है। उनके ऊपर फिटो की मदद का इल्जाम है। अगस्त 2023 में फिटो को ज्यादा चाक चौबंद सिक्योरिटी वाली जेल में ट्रांसफर किया गया था। ये जेल सेम कंपाउंड में ही थी, फिर भी उसको ट्रांसफर करने के लिए हजारों की पुलिस फोर्स लगानी पड़ी थी। हालांकि कुछ ही समय बाद उसको कम सुरक्षा वाली जेल में वापस ले आया गया था। इसकी कोई वजह भी नहीं बताई गई। फिटो के गायब होने के बाद क्या क्या हुआ है? फिटो के बाद एक और खतरनाक ड्रग लीडर जेल से फरार हुआ है। उसका नाम है फेब्रिसियो कोलोन पेको। वो लॉस लोबोस गैंग का मेंबर है। ये गैंग मेक्सिको के न्यू जनरेशन कार्टेल के लिए काम करता है। उनकी सिनालोआ से अदावत चलती है। इक्वाडोर दूसरे देशों में ड्रग्स भेजने के लिए मुफीद प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है, तो इक्वाडोर में जिसकी जितनी चलेगी उसका धंधा उतना ही फलेगा। इसलिए लॉस कोनेरोस और लॉस लोबोस आपस में झगड़ते रहते हैं। वर्चस्व की लड़ाई सड़क से लेकर जेल तक चलती है। अब जबकि दोनों गैंग्स के लीडर बाहर हैं, सड़क पर खून खराबे की आशंका बढ़ गई है। इमरजेंसी के ऐलान के बाद कम से कम 6 जेलों में दंगे की खबर है। कैदियों ने जेल के गार्ड्स को बंधक बना लिया, धमकी दी कि अगर सेना भेजी गई तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। कई इलाकों में मुठभेड़ चल रही है। अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। राजधानी फिटो में सरकारी दफ्तर को खाली करा दिया गया है। 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के घर के पास बम धमाका हुआ, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 7 पुलिस अधिकारियों को किडनैप किया गया है। एक वीडियो में किडनैपर सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं। वे कह रहे हैं, तुम जंग चाहते हो, अब जंग होगी। तुमने इमरजेंसी लगाई, इसका अंजाम सबको भुगतना पड़ेगा। 9 जनवरी को ही गुआयाकिल में लाइव शो के बीच में बंधक बनाने की कोशिश हुई। बाद में पुलिस ने ऑपरेशन चलाकर उन्हें सुरक्षित निकाल लिया। 13 लोगों को अरेस्ट भी किया गया। इक्वाडोर की सरकार क्या कर रही है, इस पर भी बात कर लेते हैं। डैनियल नोबोआ ने 2 महीने पहले ही राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। उन्होंने क्राइम खत्म करने के वादे पर चुनाव जीता है। अब उन्हें साबित करके दिखाना है। नोबोआ ने साफ साफ कहा है कि अराजकता फैलाने वाले आतंकवादी हैं, उनकी कोई मांग नहीं मानी जाएगी। 10 जनवरी को उन्होंने वॉर ऑन ड्रग्स का ऐलान किया। सेना को मोर्चा संभालने का हुक्म दिया गया। El presidente Daniel Noboa Asín ha firmado el decreto número 111. El decreto en el artículo 3 dice lo siguiente: disponer la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el territorio nacional para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes conforme a lo expuesto en el presente decreto ejecutivo. राष्ट्रपति के आदेश पर लॉस कोनेरोस समेत 22 गुटों का नाम लिया गया है। उनके साथ आतंकियों जैसा सलूक हुआ। वे अब मिलिट्री टारगेट्स हैं। इक्वाडोर के आर्मी चीफ को सुनिए। El señor presidente de la República, Daniel Noboa Asín, a través del decreto ejecutivo número 111, nos estableció una misión muy clara. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas. Han desatado una ola de violencia para atemorizar a la población. Para ello han cometido actos sangrientos y sin precedentes en la historia de la nación. Pero a pesar de su brutal maldad, este intento fracasará. बाकी दुनिया में कैसी हलचल है इस पूरे मसले को लेकर? इक्वाडोर से सटे पेरू ने सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। चीन ने इक्वाडोर में अपना दूतावास बंद कर दिया है। उन्होंने अपने डिप्लोमैट्स और नागरिकों की सुरक्षा की अपील की है। अमेरिका ने हिंसा की निंदा की, कहा हम नोबोआ की सरकार के साथ खड़े हुए हैं, जरूरत पड़ने पर मदद भी भेजी जाएगी। ये तो हो गई पूरे हंगामे की कहानी। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि इक्वाडोर की इस हालत की वजहें क्या क्या हैं। 4 प्रमुख वजहें हैं, एक एक कर मैं आपको सब बता देती हूँ। नंबर 1, पावर वैक्यूम। इक्वाडोर को एक समय तक आइलैंड ऑफ पीस कहा जाता था। पड़ोसी पेरू और कोलंबिया की तुलना में वहां अधिक शांति थी। क्रिमिनल गैंग्स कुछ इलाकों तक सीमित थे। फिर 2020 में सब कुछ बदल गया। जेलों के अंदर नरसंहार होने लगा। काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशन CFR की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी नींव 2016 में ही पड़ चुकी थी। उस बरस कोलंबिया सरकार ने विद्रोही गुट रिवोल्यूशनरी आर्म्ड ग्रुप ऑफ कोलंबिया FARC से समझौता कर लिया। इससे कोलंबिया में तो शांति आई, मगर इक्वाडोर को भारी नुकसान झेलना पड़ा। समझौते से पहले FARC इक्वाडोर के रास्ते कोकीन
कि इनकी ट्रैफिकिंग किया करता था, वे हिंसा से बचने की कोशिश करते थे। जैसे ही उन्होंने काम छोड़ा, आस पड़ोस के बड़े गैंग्स को पैर फैलाने का मौका मिल गया। उन्होंने स्थानीय गैंग से हाथ मिला लिया। ये बड़े गैंग अपना एक अधिकार चाहते थे। इस तरह उनके बीच की हिंसक लड़ाई उनके प्रॉक्सीज में ट्रांसफर हो गई। दूसरी वजह आर्थिक संकट से जुड़ी हुई है। कोविड-19 के दौर में इक्वाडोर की आर्थिक हालत काफी बिगड़ी। फिर कच्चे तेल के दाम कम हुए, इसने सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया। इसके चलते महंगाई बढ़ी, रोजगार की कमी हुई। बेरोजगार नौजवानों को ड्रग्स के धंधे में मौका दिखा वे क्रिमिनल गैंग्स के साथ जुड़ने लगे। तीसरी वजह सरकारों की लापरवाही रही है। रफाल कोरिया 2007 से 2017 के बीच इक्वाडोर के राष्ट्रपति रहे। CFR की रिपोर्ट के मुताबिक वे सुधारवादी योजनाएं लेकर आए, क्रिमिनल गैंग्स को सुधरने का मौका दिया, मगर इस चक्कर में ड्रग्स की तस्करी से निपटना भूल गए। उनका तर्क था कि ये समस्या अमेरिका और यूरोप की है। फिर उन्होंने अमेरिका का मिलिट्री बेस बंद करा दिया। अमेरिकी ड्रग्स एजेंसी DEA के साथ समझौता भी खत्म कर दिया। इसके अलावा उन्होंने पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों को सौंप दी। वहां सरकार का दखल कम हो गया और उनकी निगरानी भी। चौथी वजह है नोबोआ का ड्रीम प्रोजेक्ट। डेनियल नोबोआ ने बढ़ते अपराध से निपटने के लिए एक बड़ा प्लान बनाया है। इसकी कुछ डिटेल्स अल्पेस में छपी हैं। इसके मुताबिक नोबोआ दूसरे देशों की मदद से हाई सिक्योरिटी वाली जेलें बनवाने वाले हैं। इनका कंस्ट्रक्शन इसी महीने से शुरू होने वाला था। नोबोआ ने जेल वाले समुद्री जहाज खरीदने का प्लान भी बनाया है। इन जहाज़ों में खतरनाक क्रिमिनल्स को रखा जाएगा। जहाज इक्वाडोर के तट से 120 किलोमीटर दूर तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा वो बड़े अपराधियों को अमेरिका डिपोर्ट करने का विचार भी कर रहे हैं। इसी वजह से गैंग्स आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इस मामले में आगे जो भी अपडेट होंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इक्वाडोर का चैप्टर यहीं पर रोकते हैं। अब चलते हैं साउथ कोरिया की तरफ। साउथ कोरिया में कानून बनाकर कुत्ते का मांस बैन किया जा रहा है। 9 जनवरी 2024 को साउथ कोरिया की संसद में वोटिंग हुई। इस प्रस्ताव का सभी सांसदों ने समर्थन किया। 2027 तक इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। तब से कुत्ते का मांस बेचना या खाना गैर कानूनी होगा। लेकिन साउथ कोरिया में कुत्ते का मांस कब से खाया जा रहा है? विद्वानजन इसको लेकर एक मत नहीं है। कुछ का मानना है कि जब पूर्वी एशिया में इंसानों की बसाहट शुरू हुई तब से कुत्ते का मांस खाया जा रहा है। कुछ कहते हैं कुत्ते के मांस का चलन 15वीं शताब्दी के बाद बढ़ा। क्यों खाते हैं मांस? पहली वजह तो साउथ कोरिया की परंपरा ही है। दूसरी वजह इसके फायदे से जुड़ी है। ब्रिटिश अखबार गार्डियन की रिपोर्ट कहती है साउथ कोरिया के लोग गर्मियों के दिनों में थकान मिटाने के लिए खाते हैं। साउथ कोरिया में बाशिंतांग नाम की एक प्रसिद्ध डिश भी है जिसे पुराने लोग ही ज्यादा खाते हैं। फिर बैन करने के लिए कानून लाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट का प्रोटेस्ट। वे कुत्तों को मारकर खाने को क्रूरता की श्रेणी में रखते हैं। लंबे समय से इसे बैन करने की मांग कर रहे थे। कई एनिमल राइट्स संगठन सरकार पर दबाव बना रहे थे। दूसरी वजह घटती डिमांड से जुड़ी हुई है। समय के साथ नई पीढ़ी ने कुत्ते के मांस को नापसंद किया है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि साउथ कोरिया के युवाओं में कुत्तों को पालतू जानवर बनाने का ट्रेंड बढ़ा है, जिससे कुत्तों के प्रति उनकी हमदर्दी बढ़ी है। उन्हें अपने परिवार की तरह देखते हैं, इसलिए वे उन्हें खाने के पक्ष में नहीं हैं। अमेरिका के एक एनालिस्ट ग्रुप गैलप पोल ने इस मसले पर एक सर्वे भी किया है। इसके मुताबिक 2023 में केवल 8% साउथ कोरियंस ने कुत्ते का मांस खाया था। वहीं 2015 में ये आंकड़ा 27% था। इसके अलावा एक तबका ये भी मानता है कि सिर्फ परंपरा के नाम पर कुत्ते का मांस खाना सही नहीं है। कुत्ते का मांस बैन करने में मुश्किल क्या है, इसे 2 बिंदुओं में समझिए। पहला, खाने की आज़ादी पर पाबंदी। साउथ कोरिया में एक तबका इसे खाने की आज़ादी पर पाबंदी के तौर पर देख रहा है। उनका कहना है कि खाना तो खाना है, वो बदल नहीं सकता। दूसरी बात, आर्थिक नुकसान का खतरा भी है। 2023 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साउथ कोरिया में 1600 से ज़्यादा ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहां कुत्ते का मांस सर्व किया जाता है। 1100 से ज़्यादा ऐसे फार्म्स हैं जहां कुत्तों को पाला जाता है ताकि उनका इस्तेमाल मांस के रूप में किया जा सके। अगर ये सब बंद हो जाएगा तो इनसे जुड़े लोगों की जीविका छिन जाएगी। सरकार ने कहा है कि इसलिए हमने 2027 तक का समय दिया है। ऐसे लोगों के पास 3 बरस का समय है, जब तक वे कोई और विकल्प तलाश सकते हैं। हम इसमें पूरी मदद करेंगे। सरकार मुआवजे की बात भी कर रही है। इसमें एक दिक्कत और है, कुत्ते के मांस के बिजनेस से जुड़े ज्यादातर लोग उम्र दराज हो चुके, बहुत कम नए लोग इस बिजनेस में हैं। ऐसे में सरकार का यह फैसला उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। कानून बनने के बाद क्या होगा? कुत्ते को मारने के लिए 3 साल की जेल, उनका मांस बेचने पर 2 साल की जेल, लगभग 19 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। लेकिन ये सब होगा 2027 के बाद। इस मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद में। मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।